हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है आपने, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर भी हल कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में भी और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वो प्रैक्टिस सेट 7वां है ये और हिंदी पेडागॉगी मेनली टॉप 30 क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ डिपेंड होंगे हिंदी पेडागॉगी पे। और किस प्रकार के प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसलिए जो आज के प्रश्न होंगे उनके डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न भी नहीं है। और आपका स्कोर कितना रहता है इन टॉप 30 क्वेश्चंस में वो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें, या ये देखिए कि आपका प्रीवियस या पहले से आपका कितना स्कोर बढ़िया हुआ है या बेहतर हुआ है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट और खासकर सीटेट में पेडागॉगी कितना इंपॉर्टेंस रखती है। चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखलाओं को। किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो टॉप 30 प्रश्न हैं टोटल और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, कहने का मतलब है कि कोई चीज़ लिखी जा रही है, लिखित कार्य दिया गया है बच्चों को और उसकी जांच करना है, इसमें बच्चों की सहायता आप किस प्रकार से ले सकते हैं। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है लिखित कार्य की जांच करने में, केवल पठन कौशल, लिखने की बात हो रही है तो पठन की बात हो गई। अब एक तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाता है, पहला सबसे टैग वर्ड जो आपका केवल है, जिस भी सेंटेंस में या वाक्य में आपका केवल शब्द मिल जाए और नेगेटिव प्रश्न न पूछा हो यहाँ पे, तो आपका समझ लीजिए वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पहले इसको कट करिए। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बच्चे दूसरे के विचार से परिचित होते हैं। तो देखिए, जो सबसे बढ़िया और सबसे पॉजिटिव जो ऑप्शन है वो तीसरा है कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरों के द्वारा जो लिखी गई हैं कविताएं और जो लेखकों द्वारा गद्यांश पद्यांश लिखे गए हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें क्या है, अवलोकन क्षमता। बच्चा उसको देख के निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है कि यहाँ पे किस प्रकार की लाइन्स हैं, किस प्रकार से जो है कौन सी लाइन सबसे बढ़िया है। देखिए, जब भी आप कविताएं, हम लोग भी छोटे थे तो ये होता था कि कुछ ही पॉइंट बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे वो लाइन हमेशा पहले याद हो जाया करती थी, तो वो अवलोकन क्षमता का विकास होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बात की थी कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और तुरंत आंसर देखेंगे। कोशिश मैं करूँगी कि मैं वही करूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने की आदत है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो है, इसी वजह से। स्वलीन विकार में बच्चा, स्वलीन वैसे बच्चे जो अपने आप में ही सिर्फ आत्म केंद्रित हों, वो बच्चे किस प्रकार का अनुभव करते हैं, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं, अक्सर खाने से मना कर देते हैं, अपने ही कार्य में लीन रहते हैं। तो देखिए, आत्म केंद्रित मैंने कहा अभी अभी, और स्वलीन विकार वो होता है बच्चा अपने आप को केंद्र में रख के चीज़ें करे, बस अपने से ही मतलब रखे। तो ऐसा लगेगा कि चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन दूसरा है। ये भी ऑप्शन बढ़िया है। आपको पता है कि सीटेट में जो ऑप्शन है वो चारों सही हो सकते हैं, चारों ऑप्शन पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर जो है पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा क्या है, खुद में ही रह जाता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है लोगों के साथ अच्छे से। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती और बच्चा जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखता है, पढ़ता है, लर्निंग करता है। ऑप्शन देखते हैं, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना, अपने अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तरीके से आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए बच्चा प्राथमिक स्तर पर अपनी भाषाओं को, नई भाषा नहीं सीखता है, वो मातृभाषा ही अपनी भाषा में बोलता है, जो अपने परिवार से उसने सीख रखा है, जो अर्जन कर रखा है बच्चे ने।
जिस विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है? प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि, प्रयोजन विधि। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो निगमन विधि जो है वो सही हो जाएगा। निगमन विधि कौन सी विधि होती है? जैसे निगमनात्मक और निगमन विधि, आगमन विधि आप जानते हैं। और क्या है इसका नियम? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके पहले जो पिछली जितनी भी कक्षाएं हुई हैं हिंदी की, सब में जो है आगमन विधि, निगमन विधि सब में बात हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? निबंधात्मक, आप जानते हैं कि एक कोई टॉपिक हो, उस पर बड़ा सा आपको जो है लेक्चर लिखना है, जैसे आप निबंध ऐसे कहते हैं। वो उन परीक्षाओं का लेने का क्या लाभ है? इसके द्वारा इस बात का भी पता चल लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। अब देखते हैं कि इससे अच्छा बेहतर अगर ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सही होगा। इन परीक्षाओं से बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। क्यों? जो टीचर आपको देंगे ऐसे लिखने के लिए, वही टीचर आपका चेक करेंगे, और ये कॉपी चेक करने या अंक प्रदान करने से कोई मतलब नहीं है पेडागोगी सेशन में। गलत। इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता। क्यों पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता? पूरा समझ लीजिए, इसमें वाद विवाद विमर्श जो है आपका मत और आपके जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को लिखना ज़रूरी होता है निबंध में। जैसे कि आप निबंध लिख रहे हैं आतंकवाद पे, पर्यावरण प्रदूषण पे, तो आप उसका दोनों पहलू लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं, आप उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू लिखते हैं। तो ये किस तरह से पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता, ये कोई बात नहीं हुई। इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य ना होने के कारण इसमें वैधता का अभाव होता है। इसमें निश्चित उद्देश्य होता है, निबंधात्मक में निश्चित उद्देश्य होता है कि पर्यावरण प्रदूषण पे ही लिखना है, होली पे ही लिखना है, दिवाली पे ही लिखना है, अपने फेवरेट एक्टर पे लिखना है, आपका सबसे जो है प्यारा जो प्रिय खेल है उस पर लिखना है। तो उद्देश्य निश्चित होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके बारे में। आगे देखते हैं, शिक्षण की डैश विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर चला जाता है। यानी कि पहले नियम उसके बाद उदाहरण। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता ही चल गया होगा कि जहाँ पर पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद उदाहरण बताए जाए वो हमेशा निगमन विधि हो जाता है। आगमन विधि वो हो जाता है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। जैसे कि आप मैथ में देखेंगे हमेशा आपको आगमन विधि से ही पढ़ाया जाता है, पहले क्वेश्चंस नहीं, पहले एग्जाम्पल से ही शुरू किया जाता है, तब जाके नियम पे पहुँचा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले सामान्य से विशिष्ट, यानी कि पहले सामान्य नियम और उसके बाद विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, जो कि काम निगमन विधि में होता है। आगे देखते हैं, और एक अच्छी विधि मानी जाती है आगमन विधि, निगमन विधि, और इनसे हमेशा प्रश्न बनते हैं। वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, इनमें से कोई नहीं। सुलेख यानी कि लिखना, अनुलेख मतलब देख देख के लिखना, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, तो इनमें से कोई नहीं। सातवें का जो सबसे सही आंसर है वो क्या है? श्रुतलेख, सुन कर लिखना। ठीक है, वो सबसे बेहतर है वर्तनी शिक्षण के लिए। पता चलेगा कि अगर टीचर ने बोला कि उच्चारण लिखिए, तो बच्चा जब उसको सुन करके लिखेगा तो उसे वर्तनी भी भांप सकेंगे हम, और किस प्रकार से उच्चारित हो रही हैं चीज़ें वो भी। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर लोप यानी कि जो आप इंग्लिश में जानते हैं जो एक साइलेंट वर्ड होता है, वही बात हो रही है स्वर लोप में। अमृत को अमृत कहना, अमृत कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, विजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो स्वर लोप जिसमें हो रहा है वो हो रहा है क्षत्रिय में। क्षत्रिय इतना बड़ा है उसको घटाकर क्षत्रिय कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्वर लोप हो गया इसमें। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि संप्रेषणात्मक मतलब कि कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, बात विवाद करना, वार्तालाप करना। ठीक है, उपागम है कौन सा? भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध यानी कि मना करता है, बोलना कौशल पर बल देता है, यानी कि सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान देता है। तो सही आंसर की अगर बात कर ली जाए 9 के, तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका चौथा, सिर्फ संप्रेषण यानी कि
कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, तो सिर्फ इसमें किस पर बल होता है कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को बोल रहा है, किस प्रकार से उच्चारित कर रहा है, ये मतलब हो जाता है। तो ये सिर्फ किस पे है, बोलना कौशल पर बल देता है संप्रेषणात्मक उपागम, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल यहीं से आती है। आगे देखते हैं बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में बहुभाषीय। बहुसांस्कृत मतलब कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उनकी संस्कृति अलग है। कोई बच्चा जो है होली मनाता है, कोई बच्चा ईद मनाता है, कोई बच्चा दरगाह में जाता है। इस तरह से बहुसांस्कृति हैं, उनके जो पहनावे हैं और जो उनकी उनकी जो यानी कि बैकग्राउंड कहना तो सही नहीं है, खासकर पैडागोगी में, तो आप समझ लीजिए जो उनका एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। तो बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि उनके लैंग्वेज भी अलग अलग होगी जब, तो परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भागों का अधिकाधिक अभ्यास। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या करेंगे हम, जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा तो सब बच्चों के लिए सबसे बढ़िया होगा, जिसकी बात जो है फैला कर थोड़ी सी पहले ऑप्शन में कही गई है कि परस्पर बातचीत करने के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, बच्चा कम्युनिकेट करे, अलग अलग आप कॉन्सेप्ट दें, उस पर बच्चा क्या करे, सभी बच्चे समूह चर्चा करें, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करें, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। श्रुतलेख, कथा श्रवण यानी कि सुनकर लिखना, कथा श्रवण कथा को सुनना, परस्पर वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना लोगों से, सुने गए सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना। ये तो कोई ठीक नहीं कि आपने जैसा प्रेजेंटेशन बनाया, जैसा आपने मन में रखा है, कल जाके आप उतना उगल देंगे, ठीक है। तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब भी समूह चर्चा की बात होती है तो एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है जो है आपकी हिंदी पैडागोगी में, तो ये सही है। परस्पर वार्तालाप करेगा बच्चा तो उसमें उसके जो है स्पीकिंग स्किल्स बेटर होंगी। आगे देखते हैं विशेष, जो कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी प्रकार का था, सिर्फ उसमें घुमा के इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है और बात मेन मकसद पूछने का एक ही है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए लेखन कौशल किस प्रकार का अभ्यास उन्हें होना चाहिए, कराना चाहिए। विचारों की मौलिकता हो और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो, अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो, अक्षरों का सुंदर बनावट हो। 12 के सही आंसर की बात कर ली तो सब तो बाद में आता है, पहले आता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। लेखन कौशल में सबसे पहले बच्चा क्या करे, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखे, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखे, ताकि अगर शुद्ध पढ़ पाएगा बच्चा तो उसको शुद्ध लिखने में सक्षम होगा। आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं चाहे संस्कृत या हिंदी की बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे उज्ज्वल, अगर आपने अच्छे से नहीं उसको वर्तनी में रखा है तो वो आप उसको लिख नहीं पाते हैं। अलंकारिक ही अगर आपको लिखना रहे, विश्लेषण ही बहुत बच्चे हैं ऐसे जो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जो क्लास 6 to 8 में, माफ़ करिएगा, जो क्लास 6 to 8 बच्चे पढ़ते हैं इस टाइम सीबीएसई पैटर्न या जिस भी पैटर्न में बच्चे पढ़ते हों, उन्हें अगर हिंदी लिखवाया जाए विश्लेषण तो वो नहीं लिख पाएंगे। विश्लेषण क्या, बहुत से ऐसे नॉर्मल वर्ड हैं जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे अवगत कम कराया जाता है, उन्हें सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दी जाती है। चलिए फिलहाल बातें करते हैं हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी पर मूल्यांकन कर रहे हैं, आप बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं एक प्रकार का, ठीक है। वो भी परीक्षण वो नहीं जिसमें आप पेन और पेज और क्वेश्चन दे दिए बच्चा लिख रहा है, वो नहीं, आप बस बातचीत में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों में, तो क्या ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी का, परियोजना कार्य का, शुद्ध उच्चारण का, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता का, ठीक है। हिंदी भाषा की बात हो रही है और उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाषा की कुशलता की बात करिए, वो भी विभिन्न संदर्भ में, अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चा है किस प्रकार से अपनी कुशलता को आपके सामने रख रहा है, किस प्रकार से बातें इस प्रकार से हो रही हैं, समूह चर्चा या जिस प्रकार से भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा आपको संतुष्ट कर पा रहा है, अपनी बात को आपके सामने अच्छे तरीके से रख पा रहा है, तो वही हो जाएगा। आगे देखते हैं, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों को पुनरावृत्ति करती है, यानी कि जैसे बच्चा अगर छोटा बच्चा है 5 तक, आपने अधिकतर देखा होगा जब आप हिंदी पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, अगर उसमें लिखा है
जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे को पढ़ना है तो कहेगा बच्चा, पहले तो बड़ी मुश्किल से मिला के पढ़ेगा। रप्या की मात्रा म, राम, जप्या की मात्रा जा, तो इस पे छोड़ के फिर राम आ जाएगा। पुनरावृत्ति करता है बच्चा वाक्य या शब्दों की। तो राम जाता है, इसके बाद फिर कोई अगर आगे वाक्य पढ़ेगा ना तो इसको जल्दी पढ़ लेगा। राम जाता है, फिर उसके बाद वो पढ़ेगा। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते हैं। तो है इसका यह व्यवहार क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अटक अटक कर पढ़ रही है, उसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने की समझ की कोशिश कर रही है, वो समझने की नहीं, वो तो उसका सिर्फ फोकस है, उसको पढ़ने का, सही सही पढ़ने का फोकस है। बच्ची अभी अभी जो है समझ नहीं विकसित कर पा रही है, अटक अटक के पढ़ पा रही है। ये सबसे ज़्यादा कि पढ़ने में बच्ची क्या कर रही है, ज़्यादा समय ले रही है। ठीक है, आगे देखते हैं बहुभाषिकता। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। आपको पता है कि बहुभाषिकता जो है, इसका जो है जितने भी आपकी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं सब में इसका सपोर्ट किया गया है, और आप जानते हैं कि ये बाधा नहीं है। ये भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है? बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती नहीं। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है, क्योंकि आप एक साथ रहकर अगर 4 भाषाएं सीख पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। आगे चलिए देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं, यानी कि उनको आपको पता है भाषा के चारों कौशल। ठीक है, सुनना, लिखना, बोलना, और एक क्या है, दूसरा है परिभाषा के नियमबद्ध व्यवहार की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। कोरी स्लेट होते हैं, ये नहीं माना जाता। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, और कुछ लोग इसको नकारा गया है। भाषा के समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। भाषा का प्रयोग करने में वो समर्थ होते हैं, जो भी वो अपने इन्वायरमेंट्स जो सीख के आए हैं, अपने परिवार से सीख के जो आए हैं, वो उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार उनका नहीं होता। विद्यालय से पहले या तो वो बोल पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, या तो उन्हें लिखने में इंटरेस्ट होगा तो बोलने में अटकते हैं, या उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं, सीख नहीं पाते हैं। याद करना तो गलत है, लेकिन सीखने में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि परिभाषा और नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। उनको पता है कि मम्मी ने बताया ये पेन है, तो इस तरह से सर भी बताएंगे ये पेन है, ये चौक है, ये डस्टर है, ये कॉपी है, बुक है, तो ये आपको नियमबद्ध तरीके से क्या है, फॉलो करना है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि भाषा के चारों कौशल कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित और मौखिक। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? तो आपको पता है सबसे पहले जब ना ही व्याकरण, बाद में बहुत आया, मौखिक और लिखित चीज़ें जब इंसान ना ही बोल पाते थे और ना ही लिख पाते थे तो वो संकेतों से बात करते थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा का प्राथमिक रूप संकेत द्वारा बात करना है। आगे देखते हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है, यानी कि जो नेगेटिव होगा थोड़ा सा, वही ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, विभिन्न विषयों की शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, तो सही है। आगे देखते हैं, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष से होती है। जैसे अपनी बात को आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, ये तभी हो पाएगा जब आप कोई भाषा आपके पास होगी तब। ठीक है, आगे देखते हैं। सही है भाई, अगर आपके पास कोई भाषा ही न रहे, जैसे अगर आपको चाइना में छोड़ दिया जाए, भगवान करे, चाइना में क्या करने जाएंगे, जाते हैं लोग घूमने फिरने, लेकिन फ़िलहाल एक अच्छे कहीं जगह आप जाते हैं और वहाँ की भाषा अगर आपको नहीं आती है तो आप कितना भी आपका मन होगा उनसे बात करने का, लेकिन आप अपने अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्योंकि आपको भाषा नहीं आ रही है। तो सही है, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती है। बिल्कुल बात सही है। आप किसी चीज़ के बारे में तभी सोच पाएंगे जब वहाँ की भाषा आपको आ रही होगी, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, तो ये सबसे कमज़ोर पहलू है। ठीक है, चौथा ऑप्शन कि विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, इसमें 18 का सबसे कमज़ोर जो तर्क है वो है चौथा। आगे देखते हैं, तमिल भाषी यानी कि तमिल भाषा बोलने वाला सुधीर प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे?
एज अ लैंग्वेज टीचर आप क्या करेंगे जब बच्चा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, भजन को भजन कह रहा है, सुधीर को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे? आप नहीं डांट सकते, आपको अधिकार नहीं है डांटने का, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक हैं और कुछ और नहीं कि आपने बस ठान लिया है कि बच्चे को यही बनाना है और मार पीट के हम बना देंगे, नहीं। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई होप आप समझ गए हों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुधीर को बताएंगे कि सही शब्द भजन है और शब्द भजन का बार बार उच्चारण करवाएंगे, नहीं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि तुलना करवाएंगे, हम उसको किस प्रकार से सिखाएं, हिंदी भाषा और तमिल भाषा के दोनों भाषाओं को किस प्रकार से सिखाया जाए, तुलना करेंगे और उनके ध्वनियों को किस प्रकार से उच्चारित करें ये बताएंगे तो बच्चा सीख पाएगा। उपचारात्मक यानी कि कोई भी चीज़ बच्चे ने सीखी और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और उसको सुधार करना उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, आदेश देकर, अनुदेशात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक तो देखिए, आपको पता है आदेश नहीं दे रहे हैं आप, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आदेश नहीं दे रहे हैं, ये नकारात्मक नहीं हो सकता, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये अनुदेशात्मक है, क्योंकि ज़रूरत है आपको बच्चों को सिखाने की, क्योंकि बच्चा सीखने आया है आपके यहाँ, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि बिना अटके अपनी बात को दूसरों के सामने रखना प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति है कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं और हम अटक के नहीं बोलते हैं, पूरी प्रवाह तरीके से बोलते हैं, तो इम्प्रेशन ये भी चलता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि, और ये विश्वास भी रहता है कि जो व्यक्ति सामने है वो हमें किसी गड्ढे में नहीं डालने वाले हैं, जो भी हमारे साथ बातें करेंगे वो पॉजिटिव होंगी और मेरी सही के लिए होंगी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है, यानी कि किस ऑप्शंस के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि जो अच्छे तरीके से बिना अटके मौखिक आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो बेहतर है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, यानी कि कॉमा जहाँ पे रहता है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है कुछ समय के लिए, तो इसी तरह से विराम चिन्हों के साथ चलना है। सरल व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना है। तो ये तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, यहाँ पे व्यक्तित्व संबंधित प्रश्न ही नहीं है, यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति है, किस प्रकार से अभिव्यक्ति करनी है उसकी बात हो रही है। सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ और प्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त उपयोग करेंगे। प्रचलित शब्द है या अप्रचलित शब्द है वो बात अलग है, लेकिन विराम चिन्हों के साथ आप अगर चीज़ों को बताएंगे तो वो एक इम्प्रेशन अलग पड़ेगा कि हाँ, जो भी व्यक्ति है इसमें भाषा का जो ज्ञान है। आगे देखते हैं, या इनके जो बोलने का तरीका, जैसे कुछ बिजनेसमैन लोग होते हैं वो इस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उनकी बात को मान लेते हैं, तो वही बात हो जाती है। आगे देखते हैं, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना तथा अधिक विश्वसनीय होता है। अंक देना अधिक विश्वसनीय होता है। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता। छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। छात्रों को लेखन शैली तथा भाषा शैली की जानकारी प्राप्त हो सकती है। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है 22 का, छात्रों को संपूर्ण हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आवश्यकता का मुख्य कारण ये है कि ये हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिल्कुल इसमें सोचने की बात नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें क्या है कि अंक देना आसान हो जाता है और एक विश्वसनीय हो जाता है कि हाँ, जो चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें लेंदी होता है नहीं, सिर्फ प्रश्न देखिए और आंसर पे एक सही आंसर का ट्रिक लगा दीजिए, जैसे हम और आप सीटेट में, यूपीटेट में, अदर एग्जामों में करते हैं। तो आगे चलते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। देखिए, रखने नहीं है, ये है रटने। कहाँ क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, कहाँ गया ये, रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है?
ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब हम निबंधात्मक, आप जान रहे हैं कि अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पे आपका निबंध लिखा जाएगा तो आप उसमें रट नहीं पाएंगे कि इतना 4 पेज रटेंगे, 6 पेज रट नहीं सकते हैं आप। ठीक है। तो उसमें आपको अपने अपने तर्क देने पड़ेंगे। आप ये कहेंगे कि हाँ, किस प्रकार से मैं इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू पे बात कर सकता हूँ। आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। जैसे अब कहा जाता है कि जब बच्चे किसी भी प्रयोग, किसी भी विधि से यानी कि भ्रमण विधि से भी बच्चा न सीख पाए और खेल विधि से भी बच्चा न सीख पाए, तो उस बच्चे को कहानी विधि से पढ़ाया जाए। क्योंकि कहानियाँ ऐसी होती हैं, जब हम कहानियाँ बताते हैं बच्चों को तो बच्चा सुनता नहीं है, उसकी कहानी को नहीं सुनता। उसमें जो एक पॉजिटिव रोल होता है, यानी कि जैसे अगर बच्चा टॉम एंड जेरी देख रहा है कार्टून, तो उसमें जो जीतेगा वो उसको अपनी कल्पना में रखिएगा कि जो जीत रहा है वो मैं हूँ, कल्पना में रखता है। तो कहानी इम्पॉर्टेंट है क्यों, प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, यह भाषिक नियम ही सिखाती है, बच्चों के खाली समय में सदुपयोग करने में मदद करती है, यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात सही है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। देखिए 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि कल्पना शक्ति को भी बढ़ा रहा है, सृजनात्मकता, उनमें क्रिएटिविटी भी ला रहा है और किस प्रकार से अपने बात में अपनी बात को सही साबित करना है, किस प्रकार से अपनी बात को लोगों के सामने रखना है, वो चिंतन को बढ़ावा देता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों, जैसे कि लोकगीत रहते हैं जिसमें गा गा के सारी टीचर लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हल्का सा निगेटिव में होगा वही ऑप्शन सही होगा। लोकगीतों से संबंध राज्य की जानकारी देना, लोकगीतों की अनुभूति करना, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना है, सही है। और लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो आपको पता है कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से बंधा हुआ देश है और यहाँ पे जो है भाषाएं और लोकगीत सभी चीज़ें, चाहे वो भाषा हो या बोलने का तरीका हो या पहनने का तरीका हो, कपड़े, संस्कृति, सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ दूरी पे बदलती रहती हैं। तो ये सांस्कृतिक विशेषता को परिचित कराने के लिए सही है। लोकगीतों की अनुभूति हो, लेकिन सबसे कम ये हो जाएगा कि लोकगीतों से संबंध राज्य की जानकारी देना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि जो है कि ये राज्य पता चले। हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो राजस्थानी सॉन्ग गा रहे हैं लेकिन वो यूपी से बिलोंग करते हों, तो ज़रूरी नहीं है ये कि राज्य पता चलेगा अगर हम लोकगीत कह रहे हैं। आगे देखते हैं, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए ये पूरी तरह से निगेटिव है, जो एकदम निगेटिव ऑप्शन होगा वही सही होगा। भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण किया जाए, एकदम मतलब समझ लीजिए ऐसे कठोर नियम बनाने हैं कि बच्चा न चाहते हुए भी चीज़ों को पढ़े, क्योंकि उसको पढ़ना है, ये नियम बनाना है। भाषा एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती है, सही बात है। जो भाषा है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके चीज़ों को और उजागर करने का मौका मिलता है। जैसे दो व्यक्ति अगर दो राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी संस्कृति को बांटेंगे, समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो सबसे नेगेटिव क्या है, कठोरता वर्ड पहले आ गया, यही सबसे पहले नेगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण विधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को दिखाना, कहानियों, कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ, कविताएं बच्चों को पढ़ाना। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही प्रचलित लेखक और कवियों के ही आप पढ़ाएं, लेकिन आप ऐसा कहानी और कविता ऐसा पढ़ाएं ताकि बच्चा अपने लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाए और चीज़ों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीख पाए। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का निर्माण कार्य उपागम इस बात पर बल देता है कि, ठीक है, कि बच्चों की भाषाई नियम कंठस्थ करवाया जाए, यानी कि याद करवाने की बात हो रही है, इसको हटाइए, कंठस्थ नहीं करवाना है, बच्चा सीख लेगा सीखते सीखते। ठीक है,
व्याकरण बच्चों की भाषा की शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। ये बात सही है भाई, बच्चा शुद्ध बोलेगा तभी उसके सीखने का कुछ मतलब निकलेगा। व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र केवल ये ऐसे वर्ड हैं जो निगेटिव हैं, इनको हटा दीजिए। समाज में व्याप्त भाषा व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। कितनों भी बच्चे स्वयं नियम बना लें, स्वयं नियम बनाने वाली बात नहीं है, बच्चा अवलोकन करके सीख क्या रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने अवलोकन किया और नियम सही हैं फिर भी बच्चा अपने से नियम बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं। अगर नियम सही हैं तो हम उन्हें फॉलो करके और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन। उनकी शुद्धता पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रश्न प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, निबंधात्मक। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता है आसान है ऑप्शन क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। आगे देखते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप एक मौलिकता स्वाभाविकता बना के रखें। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भाषा सीखी है और इंसान को पता चल रहा है कि हाँ आपने जल्दी जल्दी ये भाषा सीखी है अभी, तो वो बात हो रही है। प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करना, सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग, अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग करना ताकि लोग उसे समझ न पाए, तो वो भाषा बोलने की क्या आवश्यकता है, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। दूसरा ऑप्शन सबसे सही है कि जब आप कोई भाषा बोल रहे हैं तो सरल और सहज भाषा में बोलें ताकि आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको आपकी बात समझ में आए और आप की बात को वो समझ सके और कनेक्ट कर पाए। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।